नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में शुरुआती 45 शिफ्ट में जो भी हमारी नदी, उसकी सहायक नदी, बांध और झील से आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके अलावा आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टोटल 45 शिफ्ट की जो ई बुक है वह भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। 45 शिफ्ट के जो पीडीएफ फाइल है उसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी गंगा नदी है वो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हालांकि उस समय इसका नाम होता है भागीरथी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। हमारे भारत की ये सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर के ये बहती है और बांग्लादेश में इसी को हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। सहायक नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जितनी भी देश की प्रमुख नदियां हैं उनकी सहायक नदी आपको जरूर ध्यान रखना है। गंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो रामगंगा, गोमती, कोसी, महानंदा, घाघरा और गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारी बाएं से सहायक नदियां हैं। दाएं से सहायक नदियों की बात करें तो हमारी यमुना हो गई, तमसा है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, दामोदर हो गया, अजोय है, रूपनारायण है। तो ये सारी हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोसी खुर्द सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो गोसी खुर्द सिंचाई प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है जिसे हम लोग वेन गंगा के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है और इसी को हम लोग इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि यमुना हमारे गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना की भी कई सारी सहायक नदियां हैं। आइए उनको जान लेते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेफ्ट साइड से इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हिंडन है, हनुमान गंगा, ससुर खदेरी, ये सारी लेफ्ट साइड से हैं। राइट साइड वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि टोंस हो गया, गिरी है, बगैन है, चंबल है, बेतवा है, सिंध है, केन है, ये सारी हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डैम है वो आपके नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और राज्य इसका हो जाएगा गुजरात। अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इसके ऊपर वैसे कई सारे डैम बने हुए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डैम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि बारगी डैम है, इंदिरा सागर डैम है, ओमकारेश्वर डैम है। ये सारे आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य से गुजरती है। तो इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें तो ये हमारे राजस्थान राज्य से होकर के गुजरती है। आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब में फिरोजपुर नाम का जो स्थान है, यहाँ पर हमारी सतलज और ब्यास नदियाँ आपस में मिलती हैं और यहाँ पर जो हरिके बैराज बनाया गया है वहीं से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो मुख्य रूप से जो हमारा रेगिस्तान का इलाका है राजस्थान में, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो ये नर्मदा नदी के द्वारा बनता है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से कम 4 से 5 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में एक महादाई नदी दी गई थी और आपको ये पता होना चाहिए कि जो महादाई नदी है वो आपके गोवा में बहती है। इसे हम लोग मांडोवी रिवर के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें
तो ल्यासा, न्यांग, पारलंग जांगबो, लोहित है, दिहिंग है, दिसांग है, धनश्री है, कोलोंग है। इसके अलावा कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनश्री, संकोश, गदाधर, ये सारी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन हमारा गलत है। तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र में नासिक के पास से जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है और इस नदी को हम लोग दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये आपके पहले दिन ही पूछा गया था कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो पेरियार नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके केरल राज्य में बहती है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इडुक्की नाम का जो डैम है वो आपके इसी पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से नर्मदा, सोन और वोहिला नदी आपकी निकलती है। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की जो पीक है वो आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, उत्तर पूरब की ओर आपकी सोम नदी और दक्षिण की ओर इसमें से वोहिला नदी निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको सतलज और काली नदी के बीच में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम लोग सिंधु से सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा। काली से हम लोग तीस्ता के बीच की बात करें तो यहाँ पर आपको नेपाल हिमालय मिलेगा। इसी प्रकार से तीस्ता से दिहांग की बात करें तो यहाँ पर आपको असम हिमालय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार से निकलती है। तो नदी की यहाँ पर बात हो रही है। ध्यान रखिएगा कि मालवा के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। हालांकि ऑप्शन में आपको बेतवा दिया गया था, तो बेतवा है, केन है, चंबल है, काली है, ये सारी नदियाँ आपको मालवा से पठार से निकलती दिखाई देंगी। और मालवा के पठार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश के पश्चिम हिस्से में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा भूभाग 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये शुरू होता है आपके सिंधु नदी से और यहाँ पर आपके ब्रह्मपुत्र नदी आता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो हिमालय है वो 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गंगा नदी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके जली हुई लाशों का निस्तारण होता है। इसके अलावा ये जो ई कोली नाम का बैक्टीरिया है ये मानव मल में पाया जाता है। तो अगर आप लोग सीवर के पानी को डायरेक्ट गंगा नदी में छोड़ते हैं तो उसके कारण ये जो बैक्टीरिया है वो आपके गंगा नदी में बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है नाम इसका है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? नाम सिंधु नदी है। सिंधु की सहायक नदियां भी आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो जैसे कि जास्कर, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज और हाकरा हो गई। इसी प्रकार से राइट साइड की अगर हम लोग बात करें तो श्योक नदी है, काबुल है, गिलगित है, स्वात है, खुर्रम है, जौब है, ये सारी राइट साइड से सिंधु की ट्रिब्यूटरी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहार की शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी जो कि हमारे हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, ये नदी आपके बिहार में अपना मार्ग थोड़ा सा बदलती रहती है और इसी के कारण से बिहार में बाढ़ आता है और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक यहाँ पर कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दामोदर जो कि हमारे गंगा की सहायक नदी है उसको हम लोग पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में जानते हैं। शोक का सिंपल सा मतलब है कि उस पार्टिकुलर नदी के कारण जहां पर वो बहती है वहां पर बाढ़ दिखाई देता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो एक बार फिर से आया था,
इस बार ऑप्शन में गंडक दिया गया था, तो गंडक हमारे गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि लिंगम मक्की बांध जो है वो निम्न में से किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो लिंगम मक्की बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल का उपयोग भारत करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल समझौता हुआ था और कराची में इस समझौते के ऊपर उस समय हमारे भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था और इसके हिसाब से केवल भारत 20% सिंधु नदी के जल का उपयोग करता है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था कि पैंथलासा क्या है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही लैंडमास था। जैसे आप लोग आज कई सारे महाद्वीप अलग अलग देखते हैं, तो उस समय एक ही बड़ा सा लैंडमास था और इस लैंडमास का नाम था पैंजिया। तो जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ आपका महासागर रहा होगा और उस समय ये जो सुपर महासागर था इसको हम लोग जानते हैं पैंथलासा के नाम से। तो ये हमारा सुपर महासागर था और उस समय का जो महाद्वीप था उसका नाम था पैंजिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि उमानंदा द्वीप जो है वो किस नदी में स्थित है। उमानंदा द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो असम में आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उमानंदा जो हमारा द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी का ये सबसे छोटा द्वीप है। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्योक किसकी सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, श्योक जो है वो हमारे सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इंडस रिवर है ये आपके कैलाश मानसरोवर में सिंगी खंबाब से निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 724 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो ये जो हमारी नदी है नाम इसका तापी नदी है। ध्यान रखिएगा कि इसी तापी को हम लोग ताप्ती नदी भी कहते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है दुई हैं, लेकिन ये दोनों एक हैं, तापी कहिए या फिर ताप्ती कहिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है तो आपके मध्य प्रदेश में गाविलगढ़ की पहाड़ियों के पास में मुल्ताई नाम का स्थान है, तो वहाँ से ये नदी निकलती है। सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो गिरना, नीसू, अमरावती, पंजारा, बोरी, पूर्णा, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो नाम इसका है मांजुली। ध्यान रखिएगा, ये आपके दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है तो इसके 3 द्वीप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका मांजुली हो गया, एक अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था उमानंदा है, और एक इसी का द्वीप है जिसका नाम है मयूर। तो ये सारे द्वीप आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी और यहाँ से एक नदी निकलती है कृष्णा। हालांकि टोटल यहाँ से आपकी 5 नदियाँ निकलती हैं और इन 5 के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, जैसे कि कृष्णा नदी हो गई, कोयना नदी है, वेन्ना नदी है, सावित्री नदी है, गायत्री नदी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2018 के आपके ग्रुप डी में सावित्री नदी के बारे में पूछा गया था कि ये हमारे कौन से राज्य में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी नदियाँ आपके महाराष्ट्र में बहती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जास्कर, नुब्रा और श्योक किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये हमारे सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और सिंधु की सहायक नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो बारी दोआब की अगर हम लोग बात करते हैं तो रावी और व्यास के बीच में जो हमारा क्षेत्र है इसी को हम लोग बारी दोआब कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग दोआब सिर्फ कहें तो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। देखिए जैसे ये 2 नदियाँ आकर के मिल रही हैं तो इनके बीच का जो रीजन होता है इसी को हम लोग दोआब कहते हैं। बिस्त दोआब की बात करें तो व्यास और सतलुज के बीच का जो स्थान है ये बिस्त दोआब है। इसी प्रकार से झेलम और चिनाब के बीच का जो स्थान है इसे हम लोग जेच दोआब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए बांध से पूछा गया था और ये प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार ग्रुप डी में आ चुका है कि निम्नलिखित में से बांध का फंक्शन क्या है। आपको पता होना चाहिए
ये सारे बांध के उपयोग होते हैं, जैसे कि पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु, जल सिंचाई, बांध नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, अंतर्देशीय परिवहन और आपका मनोरंजन। तो ये सारे हमारे बांध से फायदे होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो वही मैंने आपको ऊपर बताया था, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओंग और टेल ये आपकी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ओंग और टेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य की पहाड़ियों में जो धमतरी नाम का स्थान है वहाँ से ये नदी निकलती है और पूरे उड़ीसा को ट्रैवल करते हुए ये जो नदी है वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि महानदी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम क्या है, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी महानदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सहायक नदियों में इसका ओंग है, सियोनाथ है, मंद है, इब है, जोंक है और आपका है हसदेव। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं या इसे हम लोग प्राचीन गंगा भी कहते हैं और इसे हम लोग गौतमी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे हमारे गोदावरी नदी के नाम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपको दामोदर नदी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के कुछ राज्यों में आम्र वर्षा कब होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आम्र वर्षा है ये ग्रीष्म ऋतु में होती है और आम्र वर्षा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या गांव के लोगों को ये पता होगा कि गांव में ये कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो आम पकने शुरू होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं और ये आपके अप्रैल और मई के समय में होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्षा ऋतु के बाद ITCZ किस दिशा में बढ़ता है। तो ITCZ की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी होती है इस पर आपको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा मिलेगी। सूर्य की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, तो जिस रेखा के पास आपके सूर्य की पोजीशन होती है वहीं पर आपको ITCZ देखने को मिलेगा। और 9 तारीख को पहले शिफ्ट में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो ITCZ का पूरा नाम होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो वर्षा ऋतु के बाद ये जो हमारा ITCZ है वो आपको दक्षिण की ओर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2012 में। कब? अप्रैल 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि नदी विसर्ग का निर्माण कैसे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब नदियां हमारे किसी ढाल वाले स्थान से बह करके आपके प्लेन रीजन में पहुंचती हैं तो वहां पर इनकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और यहाँ पर ये आपके टेढ़े मेढ़े और सर्पीले मार्ग को बनाती हैं। इसी के द्वारा मिएंडर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये 1 जून को केरल में पहुँचता है और उसके बाद आपके पूरे पश्चिमी घाट के पास में वर्षा करता है। अच्छा, कल एक प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा जा चुका है कि जो हमारा लौटता हुआ मानसून है जिसे हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं उससे कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जो हमारा लौटता हुआ मानसून है या जो हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे कहाँ पर वर्षा होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। तो नाम इसका लूनी नदी है। स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो पुष्कर घाटी जो कि अरावली में है राजस्थान में, यहाँ से आपकी ये नदी निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो समुद्र से में मिलने से पहले ये कई धाराओं में बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग अरीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग एरियल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना है कि अमरकंटक की जो हमारी चोटी है ये सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से सोन नदी, नर्मदा और बोहिला, तो देख सकते हैं अलग अलग दिशाओं में नदियाँ आपकी बह रही हैं
और ये हमारे अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांध के संरक्षण से क्या संबंधित नहीं है, तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन थे, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक संरचना, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का संबंध यहाँ से नहीं है। बाकी जाते जाते आपके लिए मैंने यहाँ पर इंडस का एक रिवर मैप दे दिया है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं, जैसे कि इंदिरा नहर आप देख सकते हैं, कई सारे यहाँ पर डैम वगैरह भी बने हुए हैं, तो इसे आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप और किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।